नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सत्याग्रह का। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से सियासी दलों में खलबली मची है। नतीजों को लेकर एक तरफ तो जहां आरोप प्रत्यारोप ने रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं समीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। शहर की सरकार के नतीजों से नाखुश मायावती ने अब समीक्षा करने की तैयारी कर ली है और 18 मई को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई गई है। 18 मई को पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने सभी नेताओं को बुलाया। पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर भी बैठक में पहुंचेंगे। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। दरअसल 2017 के मुकाबले इस बार बसपा की न सिर्फ सीटें कम हुई हैं, बल्कि वोट प्रतिशत में कमी से बसपा की टेंशन बढ़ गई है। वहीं मायावती ने सरकार पर धांधली के आरोप लगाए थे। कहा था कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए हैं। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर मायावती ने दो टूक कहा कि अब बसपा चुप नहीं बैठेगी और वक्त आने पर भाजपा को जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत भी की थी, लेकिन विरोधियों के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं। नहीं, बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की। निकाय के नतीजों के बाद यूपी का सियासी पारा हाई है। मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश का आरोप है कि निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से बेईमानी कराई गई है। शासन के दबाव में आकर अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव इटावा के फतेहपुरा गांव में पार्टी के वरिष्ठ नेता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का दावा है कि सपा के हर फैक्टर पर मोदी योगी समीकरण हावी है। देखिए, उनके MY समीकरण पर मुझे लगता है कि हमारा MY समीकरण ज्यादा चलता है और MY हमारा मोदी और Y से योगी। तो मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, अगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने मेयर की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, जबकि सपा को निराशा हाथ लगी है और नतीजों के बाद ही सूबे की सियासत गर्म है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने सभी मेयर सीट जीतकर रिकॉर्ड तो बनाया ही है, लेकिन भाजपा ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को भी तोड़ दिया। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में जीत मिली है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% के करीब है, जो आमतौर पर भाजपा के साथ नहीं होती, लेकिन इन चुनावों में फिजा बदलती नजर आ रही है। भाजपा ने नगरपालिका की 199 सीट पर 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें सभी 5 ने भगवा परचम फहराया। तो नगर पंचायत के 524 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 5 ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में भाजपा ने 395 मुस्लिमों को टिकट दिया। इनमें से 45 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पहली बार भाजपा के विपिन गर्ग ने जीत दर्ज की। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अल्पसंख्यकों के भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने पर भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सपा के समीकरण को फेल होना बताया। मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, एक सख्त प्रशासक का, एक कल्याणकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, भाजपा की ये जीत साफ संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट पर किसी एक दल का अधिकार नहीं रहा। सपा बसपा के करीब रहा मुस्लिम मतदाता भाजपा को भी खुलकर वोट दे रहा है। साथ ही भाजपा भी मुस्लिम समुदाय पर भरोसा जता रही है। वहीं निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है। तो इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट जीतने की तरफ भी कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा।
तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवा हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन को वापस पाने में जुटी रालोद निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव में जुट गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय लोक दल ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 19 मई से रालोद पश्चिम यूपी में समरसता अभियान शुरू करने जा रही है। जयंत चौधरी समेत रालोद के अन्य नेता जिलों में जाकर के जनता से संपर्क और संवाद करेंगे। समरसता अभियान में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही रालोद की नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। रालोद के समरसता अभियान की कमान खुद जयंत चौधरी संभालने वाले हैं, जिसका उद्देश्य किसानों के साथ मजदूरों दलितों को भी अपने साथ लाना है। हर समाज के बीच बैठ के उनकी तकलीफ और सरकार द्वारा किए वादे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 19 मई से समरसता अभियान की शुरुआत होने वाली है। जयंत चौधरी को एक जिले में 2 दिन रुकना होगा और जन संवाद करेंगे वो। फिर जयंत अमरोहा, आगरा, बिजनौर और मथुरा भी जाएंगे। निकाय चुनाव में पार्टी ने 20 से ज्यादा पालिकाओं और नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की है। इस अभियान के तहत उन जगहों पर धन्यवाद सभा भी की जाएगी। खतौली उपचुनाव में जिस तरीके से वो गांव-गांव, गली-गली गए, उसके बाद सियासी हवा बदल गई थी। शायद इसीलिए इस समरसता अभियान में भी जयंत चौधरी ये बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं और मिशन 2024 में ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं निकाय चुनावों में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, तो इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट जीतने की तरफ भी कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवा हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा लोगों तक उपलब्धियां पहुंचाने के लिए एक बड़ी तैयारी कर रही है। यूपी समेत देश भर में देशव्यापी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें यूपी पर खास फोकस रहने वाला है। यूपी में निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भाजपा ने 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 30 मई से 30 जून तक 1 महीने तक देशव्यापी कार्यक्रम करने वाली है। देश भर में 51 बड़ी रैलियों की योजना। 30 मई से महासंपर्क अभियान की शुरुआत। यूपी में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भी रैली करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रैलियां होंगी। घर घर जाएंगे भाजपा नेता। 23 जून को पीएम मोदी का संबोधन। 10 लाख बूथों पर जीत का मंत्र देंगे। एक तरफ यूपी भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्षी दलों ने सवालों की बौछार कर दी है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं, इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही है कि नहीं है। एक तरफ लिखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम 2014 के पहले क्या था, 9 साल पूरा करने के बाद क्या है। विपक्षी दलों ने जहां सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं भाजपा केंद्र में हैट्रिक का दावा भी कर रही है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज्यादा वोट दिया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में। 80% सीटें हम जीते। और गठबंधन का पुराना आप इतिहास देखो, क्या हश्र हुआ इनका। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं, जहां खराब मौसम और बर्फबारी ने 4 धाम यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश और हल्की बर्फबारी के चलते नए रजिस्ट्रेशन पर अब 25 मई तक फिर से रोक लगा दी गई। उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है।
जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिलहाल वो ही दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है कि 4 धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में 48,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 7,74,000 के पार हो गया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को 4 धामों में 48,326 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें केदारनाथ धाम में 17,004, बद्रीनाथ में 12,830, गंगोत्री में 9,234, यमुनोत्री में 9,248 यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक केदारनाथ में 2,70,000, तो वहीं बद्रीनाथ में 2,09,000, गंगोत्री यमुनोत्री में 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी ने यात्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तराखंड मौसम पूर्व अनुमान में बारिश बर्फबारी पर अलर्ट जारी किया है। तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि 4 धाम यात्रा रूट पर सफर के दौरान सतर्क रहें। और पिथौरागढ़ में इन दिनों बड़ा संकट गहराया है। यहाँ पर चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर खतरा बढ़ चुका है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जो हर किसी की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। इस क्षेत्र में पल पल बढ़ते खौफ की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसने वहां के लोगों और पर्यटकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ये घटना तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग की है, जहां गर्भाधार में पहाड़ी के दरकने का ये लाइव वीडियो सामने आया। इस भूस्खलन के बाद से यहां आदि कैलाश मोटर मार्ग बंद हो चुका है। साथ ही भारत का चीन सीमा से संपर्क टूट चुका है। वहीं व्यास घाटी की तरफ जाने वाले लोगों के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी के दरकने से कई पर्यटक बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि आदि कैलाश मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद था। गर्भाधार के पास भारी विस्फोट से चट्टान दरकने से स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों कई जगहों पर कुदरत का कहर बरप रहा है। उच्च हिमालयी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट सही साबित हो रहा है। न सिर्फ तेज हवाएं और बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है, बल्कि पहाड़ दरकने से लोगों के सामने संकट गहरा गया है। धारचूला के अलावा कुछ दिन पहले चमोली में बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास भी पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ गया था। ऐसे में बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसियां किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अतीक और अशरफ हत्याकांड में एसआईटी को एफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य 25 मई तक जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। जांच एजेंसियों को यह पता करना है कि मौके से पकड़े गए तीनों शूटर्स के पीछे किसी और का हाथ तो नहीं था। शूटर्स को पुलिस के मूवमेंट की सूचना कहां से मिली, वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, और उनके पास विदेशी जिगाना पिस्टल कहां से आई, और तो और पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठे थे। पुलिस अतीक और अशरफ को एम्बुलेंस के बजाय जीप से क्यों लेकर आई थी, जीप को हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं ले जाया गया। पिछले महीने 15 अप्रैल को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ले जाते समय 3 बदमाशों ने फायरिंग करके अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। मामले में राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग और पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया था। दोनों की जांच जारी है। उम्मीद है कि दोनों एसआईटी की चार्जशीट और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही मामले का खुलासा हो सकता है। इस मामले में भी सियासत हो रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि विपक्षी पार्टियों को अपनी पोल खुलने का डर है। जब कार्रवाई हो गई तब भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब जब एसआईटी गठित हो गई है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, और उसके बाद भी अगर विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है, तो उनकी समस्या मेन यही है कि ऐसे अभी बहुत सारे राज आने बाकी हैं, जिसमें विपक्षी दलों की संलिप्तता भी दिखेगी आपको। जौनपुर में लाख कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण का खेल नहीं रुक रहा। आए दिन ईसाई मिशनरी पर लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लग रहा है। इससे खाकी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जौनपुर के बदलापुर में फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदलापुर में ईसाई मिशनरी की तरफ से लालच देकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। वहाँ पे सूचना मिला हम लोगों को, सराय गुंजा में धर्म परिवर्तन अनीता रजक के द्वारा किया जा रहा था। विगत 2 वर्षों से लगातार ये चल रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन की शिकायत पुलिस से की। शिकायत पर पुलिस ने पादरी महिला के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जितने भी इनके पास आते हैं धर्म परिवर्तन कराने के बदले में आलू प्याज पर व्यक्ति से लेते हैं, और ये लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा इन लोगों को देते हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। बदलापुर में धर्म परिवर्तन का ये पहला मामला नहीं है। 13 फरवरी को भी कई गांवों में ईसाई मिशनरियों की तरफ से लालच और बहला फुसलाकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। तब भी पुलिस ने मामले में सेंट जेवियर्स के प्रबंधक थॉमस जोसेफ समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब लगातार सामने आ रहे धर्म परिवर्तन के मामलों से पुलिस और LIU की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। मेरठ की एक वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। इसके बाद भाजपा के सांसद ने पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी।
दरअसल 2 दिन पहले मेरठ की भगत सिंह मार्केट का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें समुदाय विशेष की 2 युवतियों के साथ जा रहे एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि दोनों युवतियों के साथ बदसलूकी को भी अंजाम दिया गया और उनका हिजाब जबरन हटाने की कोशिश की गई। अब इस वीडियो पर मेरठ में महाभारत शुरू हो गई है। पुलिस ने जहां मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन बीतने के बाद भी केवल एक गिरफ्तारी, सबके सब गिरफ्तार होने चाहिए और उस इलाके में और उस इलाके के माध्यम से मेरठ महानगर में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मुठमर्दी इस कानून के राज में नहीं चल सकती। सांसद की 2 टूक के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3-4 युवकों को चिन्हित किया गया, जिसमें से एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना में ये प्रकाश में आया कि जो युवतियां और युवक था वो दोनों ही दूसरे को जानते थे, वो एक फैक्ट्री में पूर्व में काम करते थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। मंदिर के छत के निर्माण का 40% काम तो पूरा भी हो चुका है, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसके जरिए श्री राम मंदिर के स्वरूप को साफ देखा जा सकता है। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शेयर किया है। 72 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि राम मंदिर कितना भव्य बनने जा रहा है। श्री राम मंदिर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माण कैसे हो रहा है, मंदिर की छत कैसी बन रही है, इस वीडियो में देखा जा सकता है। मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कितनी तेजी से हो रहा है, इसे भी देखा जा सकता है। साथ ही मंदिर के बड़े बड़े नक्काशीदार खंबे भी दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। भूतल का 70% से अधिक काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब मंदिर की छत बनाने का काम चल रहा है। इस काम में खास कारीगरों और मशीनों की मदद ली जा रही है। गर्भगृह से अलग गूढ़ी मंडप के अंदर के हिस्से में भी सैंडस्टोन की खूबसूरत नक्काशीदार जालियां लगवाई गई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का काम 3 फेज में होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। दरअसल मुख्यमंत्री के दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को सरकारी मदद का भरोसा दिलाते हुए आश्वासन दिया। इसी के साथ सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के उपचार में आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द शासन में भेजा जाए। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए, जहां उन्होंने रुद्र अभिषेक किया। इसके बाद सीएम योगी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। सीएम योगी ने 5 कन्याओं को जल से भरा कलश सौंपकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके बाद ये यात्रा गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर खत्म हुई। दरअसल ये कलश यात्रा 21 मई तक होने वाली श्रीमद् भागवत पुराण कथा और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई। यूं तो अमेठी में नगर निकाय चुनाव काफी सुर्खियों में रहा था, खास करके गौरीगंज नगर पालिका सीट का चुनाव। देखिए इस रिपोर्ट। क्योंकि इस क्षेत्र में गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पति की सरेआम पिटाई की थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ की जनता ने ही भाजपा की रश्मि सिंह को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया है। दरअसल अमेठी की 4 नगर पालिका में सबसे ज्यादा हंगामा शोर गौरीगंज सीट को लेकर हुआ, जहां अब से पहले सपा का कब्जा था, जिसे बरकरार रखने के लिए मारपीट की नौबत तक आ गई थी। यही वजह है कि गौरीगंज सीट को हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन अब यहां के लोगों ने ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी है और सपा के दबदबे को दूर कर कमल का फूल खिला दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा पर थाना कांड भारी पड़ गया। सरेआम भाजपा प्रत्याशी के पति की पिटाई के बाद वोटर उनसे छिटक गए। रश्मि सिंह का साथ वोट की चोट से दिया, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता जहां रोड शो कर वोट की अपील कर रहे थे, वहीं सपा के माननीय थाने में रौब जमा रहे थे। हालांकि अब जीत के बाद नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दावा ये है कि भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन एवं हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास करके मेरी पत्नी जी को टिकट दिया, और रही बात जीत की, तो जीत के लिए मैं कंटिन्यू आश्वस्त करता रहा कि
कि ये प्रचंड ही जीत रहेगी। आपने स्कूल में छात्रों को तो कई कीर्तिमान स्थापित करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवा रहे हैं जिसने निकाय चुनाव में नया कीर्तिमान बनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाते इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि लड़की किसी क्लास की टॉपर है, लेकिन नहीं, ये लड़की किसी क्लास की टॉपर नहीं, बल्कि ये लड़की सबसे कम उम्र की सभासद है। बस्ती जनपद के रुधौली नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड में रहने वाली गुंजन आर्य पर लोगों ने भरोसा जताया और अपना सभासद चुना है। जी, यहाँ के गांव में मैंने देखा कि बहुत दिक्कतें हैं, किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है, तो बिजली कम खंभे और बहुत लोग का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हर एक चीज़ को लेकर के मैंने सोचा बहुत कमियां हैं। गुंजन के सभासद का चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह है। लोगों को उम्मीदें हैं कि उनकी सबसे कम उम्र की सभासद सबसे तेजी से काम करेगी। वार्ड में क्या नाली और सड़क और ये है कब्रिस्तान के लिए है, हर एक चीज़ की समस्या तो वहाँ ज़्यादा है। हाँ, इसलिए सभासद को चुना गया। गुंजन का दावा है कि उन्होंने जनता की सेवा के लिए नेता बनने की राह चुनी है। लोगों ने गुंजन पर भरोसा करके उनको तो सभासद बना दिया, अब गुंजन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब भारतीय सेना के सामने हर दुश्मन कांप उठेगा, क्योंकि सिर्फ जमीन और हवा में नहीं, बल्कि अब समुद्र में भी भारत ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। भारतीय नौसेना ने भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत INS मोरगुमाओ से स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल टेस्ट ने समुद्र में नौसेना की ताकत को दिखाया, साथ ही मारक क्षमता और ताकत को साबित कर दिखाया। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्मित करता है। आपको बता दें कि ये मिसाइल पनडुब्बी, जहाज और विमान या जमीनी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ये मिसाइल खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल पल भर में टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है और यही वजह है कि इस मिसाइल की परीक्षा से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। पिछले साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ मिसाइल की 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए $37.5 करोड़ का सौदा किया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान विरोधी राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई के विरोध में एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर सभी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं संसद में इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान को सार्वजनिक तौर पर फांसी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमरान को सार्वजनिक तौर पर फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय कोर्ट उनका ऐसे स्वागत कर रही है जैसे वो उनके दामाद हैं। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। अगर इस यहूदी एजेंट को देख के इन अदालतों को बड़ी खुशी होनी है तो फिर जनाब ये अदालतें छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद इमरान को जमानत मिल गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान सरकार खुलकर बंदियाल के विरोध में उतर आई है। सरकार ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इमरान खान की रिहाई के विरोध में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि PDM कई पार्टियों से मिलकर बना संगठन है, जिसमें सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित कई पार्टियां शामिल हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।